नहीं, लेकिन लेकिन एक बात तो हमें देखनी पड़ेगी ना अचल मल्होत्रा जी, कि जब ये युद्ध शुरू हुआ तब तो बात यहां से शुरू हुई कि आईएईए कहने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर ट्रेसेस वहां पर मिले हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट के कुछ सबूत मिल रहे हैं। हालांकि वो बड़ा वेग स्टेटमेंट था, लेकिन उसके बावजूद इजराइल का कहना था कि ईरान वहां पर न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है और उसको लेकर हमें उन्हें साफ आगे आना होगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज करते रहे। वो एक बार कहते रहे कि भाई रिजिम चेंज होना चाहिए, लेकिन रिजिम चेंज तो नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर उनके अटैक किए, 3 जगह पर अटैक किए, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि क्या सचमुच में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया है। ऐसे में इस युद्ध ने क्या हासिल किया है, क्या टारगेट था और क्या हासिल किया है, बिना शांति भंग करने के बाद हम लोग कहे क्या हासिल किया, ऐसा आपको लगता है? दोनों ही अंग्रेजी में कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन। तो ये बैक टू स्क्वायर वन वाली बात है किसी हद तक। बहरहाल आपने बहुत उम्दा सवाल उठाए हैं। ये इजराइल या अमेरिका का ये कहना कि बम बना लिया या बम बनाने वाला है, तो पिछले 20-25 साल से यही बात कही जा रही है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, न्यूक्लियर बम बना रहा है। आईएईए में मैं 4 साल तक एसोसिएटेड रहा था, दर्जनों मीटिंग हुई थी वहाँ पे। कोई रिपोर्ट मेरी नॉलेज में नहीं है जिसमें ये आईएईए ने कहा हो कि ये ईरान जो है बॉम्ब की तरफ अग्रसर है। हाँ, एनरिचमेंट पे लेके जरूर बातें होती थी, और अभी भी ये कह रहे हैं कि उसके पास 400 किलोग्राम के आसपास 60% तक का एनरिच यूरेनियम है, जो अपने आप में अभी कम है। शायद बम बनाने के लिए उससे भी ज्यादा चाहिए होता है। उतना टेक्निकल एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, बट इतना मैं बता सकता हूँ कि कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसके पास बॉम्ब है। बहरहाल ये लड़ाई दिलो दिमाग में अमेरिका और इजराइल के सालों साल से चल रही है कि किसी तरीके ईरान को न्यूट्रलाइज करना है, कमजोर बनाना है। इजराइल और ईरान एक दूसरे के अस्तित्व का खतरा बताते आ रहे हैं। तो अब जब हमास ने अटैक किया 7 अक्टूबर को इजराइल पे, तो उसके बाद इजराइल को लगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पहले ईरान के प्रॉक्सीज को वन बाय वन कमजोर किया जाए, और जो उन्होंने काफी हद तक कर भी लिया, और उसके बाद ईरान को टारगेट किया जाए। पिछले कई सालों से इजरायली अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को परसुएट करते आ रहे हैं कि भाई आप उनके न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कीजिए। किसी भी प्रेसिडेंट ने ये नहीं माना, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, जो एक टर्म कर चुके हैं। बट इस बार मालूम नहीं उनके पास कहां से कौन सी ऐसी खबर आई कि जैसे कल परसों बॉम्ब बनेगा और चौथे दिन वो इजराइल के ऊपर गिरेगा जाकर, और उन्होंने ये जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको करने का फैसला लिया। बहरहाल इसका क्या नतीजा निकला अभी तक कुछ कंक्लूसिव नहीं है। ईरान को कितनी डैमेज हुई हम कोई नहीं जानता है, वक्त लगेगा ये समझने में। जेडी वांस जरूर इस बात का क्लेम कर रहे हैं कि अब उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। अब सिर्फ सवाल ये रह गया कि ईरान अगर दोबारा कोशिश करेगा तो फिर हम उसे दोबारा मारेंगे। तो घूम फिर के बातें वहीं की वहीं चले आ रही हैं। 18,000 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए बॉम्ब गिराने में, और पता नहीं करोड़ों रुपए का तो आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया कि नुकसान हो गया, जान का, माल का। विश्व की जो है आर्थिक स्थितियों पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा। और जो एक तीसरा सवाल भी आपने उठाया उस पर बहस होगी कि इंटरनेशनल जो गवर्नेंस की इंस्टीट्यूशंस है उसके रोल एक बार फिर से एक्सपोज हो गया। और डेफिनेटली हम उस फेज में पहुंच चुके हैं जहां वैल्यू बेस्ड पॉलिसीज नहीं रही, कोई प्रिंसिपल्स की बात नहीं होती है, सिर्फ रियल पॉलिटिक पे बात चलती है। यहाँ कोई उसका वो नहीं है, प्रिंसिपल्स की बात नहीं है। आपको ठीक लगता है आपने कर दिया, आपको कोई रोकने वाला नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया इसमें तो नहीं अचल जी, और ये सवाल इसलिए भी मैं उठाना चाहता हूं क्योंकि आज हमारी संवाददाता गीता मोहन ने ईरान के राजदूत भारत के उनका एक इंटरव्यू किया और उस पे वो आईएईए पे सवाल उठा रहे हैं कि हम तो एनपीटी साइन कर चुके हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको मारा गया, फिर आईएईए के साथ बातचीत करने का, उनके लोगों को
न्यूक्लियर फैसिलिटीज देखने के लिए अलाउ करने का एनपीटी का क्या मतलब रह गया? ये सवाल वो वहां पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सुशांत सरीन कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मुझे अमेरिका भी जाना है क्योंकि पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ी हुई है और वो इंटरव्यू का कुछ हिस्सा भी हमको दिखाना है। लेकिन सुशांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आपकी बात खत्म करिए। नहीं, बहुत जल्दी से मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा था कि एम्बेसडर साहब जो हैं इतने अनुभवी हैं और उसके बाद भी वो बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में प्रिंसिपल्स और वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। कब थी सर, कब थी? ये सारे प्रिंसिपल्स, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, ये रूल ऑफ लॉ की जो बातें हैं, ये इसका एक ही प्रिंसिपल है यार। सुशांत जी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हम जब बात कर रहे हैं तभी यह खबर आ रही है कि इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान में सेना की रडार साइट पर हमला किया गया है। जो अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि अभी भी वक्त है उनके पास में, तो देखिए इजराइल मानने को तैयार नहीं है। इजराइल ने ईरान पर एक बार फिर हमला किया हुआ है। उनकी रडार साइट पर हमला किया हुआ है। ईरान की ओर से जो सुबह हमले हुए थे उसके बाद यह पलटवार किया गया है, यह इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। जैकलिन सोलोमन थोड़ी देर पहले कह रही थी कि उनके पास अभी भी अधिकार है, उनको परमिशन है कि वो हमला कर सकती है। देखिए इजराइल ने तुरंत आज सुबह ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थी। उसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान पर हमला करते हुए उनकी रडार सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की है, उनको टारगेट करने की कोशिश वहां पर की गई। सुशांत सरीन, आप कुछ कह रहे थे। देखिए हम जो कह रहे थे ना कि कोई किसी की बात ही नहीं मान रहा है, अब तो अमेरिका की बात मानने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। यार देखो, सिंपल सी बात यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और बाकी जितने कानून वानून बनते हैं, भाई ये पूछना चाहिए ना, जिसने कानून बनाया, जो हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं या रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, भाई कोई ये तो पूछे ये रूल्स बनाए किसने? ये उन्होंने बनाए जिन्होंने सारी दुनिया के ऊपर अपनी प्रभुसत्ता जमा रखी थी। उन्होंने कानून बनाए। अब जो दूसरे उभरते हुए देश हैं वो उसको चुनौती दे रहे हैं, और जिन्होंने ये कानून बनाए वो खुद उन कानूनों के ऊपर अटकते नहीं है और उनका उल्लंघन करना अपना कर्तव्य मानते हैं या अपना अधिकार मानते हैं कि हमने कानून बनाया लेकिन कानून का उल्लंघन भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ताकत है, इसलिए। लेकिन सुशांत जी, मेरा सवाल यहां पर यह भी रहेगा कि एक तरफ तो आप उन देशों को कहते कि आप एनपीटी में आप उसको साइन करो, आप उनके साथ में आइए, आईएईए आपका मुआयना कर सकता है, आके देख सकता है कि आप जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किस लिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, आपका एनरिचमेंट प्रोग्राम कहां तक पहुंचा हुआ है, कि आपकी कैपेबिलिटी कहां तक पहुंची हुई है। जब आईएईए चाहेगा आपका इंस्पेक्शन कर सकता है। जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है उसको कोई पूछता नहीं है, जो इसको मानने के लिए तैयार है उस पर तो बार बार सवाल उठाए जाते हैं, और इसीलिए वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। इसके लिए सवाल नहीं उठाया जा रहा है। सुशांत जी, आपको नहीं लगता कि ये बात उस तरीके से भी जा रही है? ईरान ने एनपीटी साइन किया था, इजराइल ने एनपीटी नहीं साइन किया था। ईरान की कुछ ऑब्लिगेशंस बनती हैं एनपीटी के तहत जो इजराइल की नहीं बनती। एक तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज ये ईरान के ऊपर आशंका होती है वो ये है कि जिस लेवल पर या जिस तरीके का उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था, उससे ये आशंका थी कि बहुत वो आईएईए के निरीक्षण के बगैर कुछ ऐसी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है जहां पर वो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो उनको परमाणु बम की तरफ लेके जाएगी। अब ये एक उनके ऊपर आरोप है, एक आशंका है। इसको जैसे आप देखना चाहें आप उसको वैसे देख लें, लेकिन इस बात को ईरान ने पूरी तरीके से कभी भी झुटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर आप 300 फीट या 300 मीटर नीचे कोई एक अपना वो बनाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट बनाते हैं, तो क्यों बना रहे हैं? अगर पारदर्शिता है तो वो करने की जरूरत नहीं थी ना, फिर तो सबको पता होता कि आप नहीं कर रही है। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन उससे पहले, अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन उससे पहले, जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जरा ईरानियन जो राजदूत है उनसे जो हमारी बातचीत हुई थी, जरा उसका एक हिस्सा एक बार सुना देते हैं, क्योंकि अब वो आईएईए पर सवाल उठा रहे हैं कि कहा गया था आईएईए जब हमारे साइंटिस्ट को मारा जा रहा था, और वो कह रहे हैं कि जो सिविलियन डेथ्स हुई है ईरान में उसके लिए आईएईए भी कैसे रिस्पॉन्सिबल है। जरा उनको भी सुन लेते हैं, उसके बाद अचल जी आपके पास भी आऊंगा मैं। चलिए, तो अब ईरानियन राजपूत भी कह रहे हैं कि ट्रंप भरोसे के लायक व्यक्ति नहीं है, वो अनप्रेडिक्टेबल है। अचल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस रिएक्शन को सुनाने के पहले?
नहीं, मैं दो तीन छोटी छोटी बातें थी। सुशांत जी जो बात कर रहे थे कि वैल्यूज के बारे में, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक बार फिर से ये साबित हो गया है, शायद मैं ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाया, कि वैल्यू बेस्ड पॉलिसीज तो काफी समय से खत्म हो चुकी है। ये तो आप रियल पॉलिटिक पे चलते हैं और ये जीता जाता। अब इससे पहले रशिया ने यूक्रेन पे किया, वॉट एवर वॉज द प्रिटेक्स्ट, उन्होंने अपनी राइट टू डिफेंड किया, कि उन्होंने लगा कि हमें मेरे बिल्कुल बैकयार्ड में नेटो आके खड़े होने वाली है, तो उन्होंने खुद से फैसला किया कि इसको रिजॉल्व किया जाए। इसी तरह की ये जो कुछ भी हो रहा है, ये रियल पॉलिटिक पे हो रहा है, कि हमें लगता है ये ठीक है और बाकी सब जाओ, गो टू हेल, वी डोंट केयर फॉर यू। एनपीटी की जहाँ तक सवाल है, यस, ईरान की ऑब्लिगेशंस हैं और मेरे हिसाब से वो काफ़ी हद तक उससे पूरा करता आ रहा है। और ये जो फैसिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ ये बॉम्ब गिराए गए हैं, शायद वो भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेफ गार्ड एग्रीमेंट के अंदर आती हैं शायद ये फैसिलिटीज़। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इजराइल ने एनपीटी साइन नहीं किया है, बट पूरी दुनिया जानती है, द वर्स्ट गार्डेड सीक्रेट इज कि इजराइल के पास 70 या 90 बॉम्ब है। सिप्री की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। क्या गारंटी है यार कि इजराइल उस बॉम्ब को इस्तेमाल नहीं करेगा? तो क्यों नहीं उसकी न्यूक्लियर बॉम्ब्स को उसे परसुएट किया जाता कि भाई तुम भी इसको अपना डीकमीशन करो? कोई बात नहीं कर रहा उसकी। इजराइल से कोई ये सवाल नहीं उठाता कि तुम क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस में, आपके इतने जो मेंबर्स हैं, एक रेजोल्यूशन पास किया है, टू नेशन, उसके टू स्टेट जो सोल्यूशन दिया आपका हमास पैलेस्टाइन के कॉन्टेक्स्ट में, आप क्यों नहीं मानते हैं उसको? ठीक है, हमास का तरीका ठीक नहीं है, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिबरेशन वॉर लड़ रहे हैं, तो आप यूज ऑफ यही फोर्स। तो बात है ना, हाँ, यही तो सवाल बार बार उठाया जाता है कि जो एनपीटी को साइन करता है उसको तो आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जो एनपीटी को साइन करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज आईएईए को दिखाने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं, उनको कोई सवाल नहीं पूछता है। पूर्णिमा नाथ, आपने अभी सुना कि ईरानियन राजदूत कह रहे हैं कि हम मानने को तैयार नहीं है, हमको नहीं लगता कि इस तरीके से चीज होगी। इजराइल कह रहा है कि अभी भी हमको भरोसा नहीं है कि इस तरीके से सीज फायर होगा। तो यह किस टाइप का सीज फायर है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है इजराइल। अभी 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 उन्होंने रडार सिस्टम पर टारगेट करने का कोशिश किया है। पूर्णिमा नाथ, तो ये किस टाइप का सीज फायर है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपके दर्शकों को और पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि मैं रिपब्लिकन पार्टी से हूँ, जो भी कह रही हूँ मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ। मेरा ठीक है। ये असेसमेंट है और ऑब्जर्वेशन है, ये पार्टी की बयान नहीं है। मैंने पहले से ये कह रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस किस तरह का सीज फायर है, किससे बात किया है। बात करने से बार बार ईरान के खमेनी बोल दिया मैं सरेंडर नहीं करूंगा, उसके बाद सैयद अब्बास उनके फॉरेन मिनिस्टर कह दिया कि हम सीज फायर नहीं किए, सिर्फ हॉल्ट हुआ है। उसके बाद जाने के बाद देखा गया कि व्हाइट हाउस से लेकर ट्रम्प के जो कोर बेस है सब सेलिब्रेशन मोड में आ गए कि ही नीड्स नोबेल प्राइज, ऐसे हो रहा है अब। लेकिन रियलिटी में यहाँ पे आप देखो तो 70% ऑफ अमेरिकन आज के टाइम पे actually is not in favor of this war, or United States actually going directly bombing Iran. हम फेवर नहीं कर रहे। This is the number that we got yesterday, 70% मान लो, give or take. Now within the party, within the Republican Party, there is a clear division and split दिख रहा है। आपको याद है कैंपेन के समय डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था नो वॉर, राइट? पर टर्म वन में नया वॉर शुरू नहीं किया था। वी आर ऑल ग्रेट, वी फील ग्रेट अबाउट इट एंड वी सपोर्टेड इट, एंड नो वॉर, वॉर इज बैड, दिस इज मागा एजेंडा, ग्रेट, नो प्रॉब्लम। टर्म टू में आते आते पता नहीं क्या हो गया, 3-4 महीना में एवरीथिंग लिटरली लुक्स टोटली डिफरेंट। इट डजंट मेक एनी सेंस इन टर्म्स ऑफ इतना जल्दी फ्लिप कैसे हुआ। जो आदमी जो कह रहे थे कि पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट, अभी बोल रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। जो कह रहे थे कि पाकिस्तान को अपोलोजाइज करना है बिन लादेन को छुपाने के लिए, अभी कह रहे कि वो उनके साथ डील कर रहे क्रिप्टो के लिए, बिजनेस के लिए। सो दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट रूप जो हम लोग देख रहे हैं। पहले हमें समझ देखा नहीं, अभी देख रहे हैं। देयर कुड बी डिफरेंट थिंग्स दैट वी डोंट नो फ्रॉम नॉर्मल व्यू पर्सपेक्टिव, वो भी हो सकता है।
कभी कभी उनके जो कोर सपोर्टर हैं और एकदम कट्टर जो सपोर्टर, वो कहते हैं कि तुम लोग को, तुम्हें क्या पता है, उनको क्या पता है, तो यू डोंट नो, ठीक। यू नो, ही नोज बेटर, ट्रस्ट हिम। आप व्हाइट हाउस की जो इमीडिएट पोस्ट आया, ट्वीट आया, उसमें लिखा है कि चलिए, ट्रस्ट कम। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है, Israel is in a victim mode, big victim state, but उनका नुकसान बहुत होगा because of the fact that America actually jumped on this particular case. अभी यहाँ पे कतार में जाके ईरान ने बॉम्ब किया, अब कतार is going to get involved. Now if you look at it from a perspective कुल कि मिलाकर होने वाला, कुल मिलाकर यहाँ पे पूर्णिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीसरा अमेरिका से वाक़या। ये पर्सपेक्टिव रख रही है, क्योंकि आप उस पार्टी को बिलोंग करती है। आपने सही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब चुनाव में प्रचार किया था तब तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे उनके इससे पहले के राष्ट्रपति है वो अमेरिका को खींचकर मिडिल ईस्ट के अलग अलग युद्धों में, झगड़ों में लेकर आते थे और वो नहीं लेकर जाएंगे, और वो भी यही करने की कोशिश कर रहे थे। मेरा समय खत्म हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर एक बात यहां पर साफ नजर आती है कि कोई भी इस सीज फायर को मानने को तैयार नहीं है, उस पर विश्वास रखने को तैयार नहीं है। इसके लिए आने वाले दिनों में सीज फायर को लेकर ईरान और इजराइल के बीच में क्या होता है उस पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा।